नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के गठन के 4 दिन बाद भी नहीं बटे विभाग, तेज हुई चर्चा। युवा और बुजुर्ग मंत्रियों में सामंजस्य बिठाना सीएम धामी के लिए होगा बड़ी चुनौती। सदन में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, अब तक तय नहीं कर पाई कांग्रेस। प्रीतम सिंह रेस में सबसे आगे। हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के रजत जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। और थैलीसैंड से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, शराब के नशे में धुत क्लास ले रहे हैं मास्टर, लोगों में नाराजगी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे विभागों के पोर्टफोलियो से। प्रदेश में सरकार और मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें विभागों के पोर्टफोलियो पर टिकी हुई है। इसकी वजह यह है कि सूबे के कई पूर्व मंत्री एक बार फिर से अपनी विधानसभा सीट से जीत कर आए, लेकिन धामी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। इस वक्त धामी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन कई नए और पुराने चेहरों के साथ हुआ है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जो विभागों को लेकर होमवर्क कर रहे हैं, क्या उसमें राज्य के महत्वपूर्ण विभागों को वो अपने पास रखेंगे या फिर साझा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ चर्चा पर हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि धामी सरकार विभागों को लेकर जो होमवर्क कर रही है, पोर्टफोलियो तैयार कर रही है, वो कब तक सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल अब जब मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ ली थी, तो उसके बाद ही इस चीज को लेकर चर्चाएं थी कि आखिरकार कब जाकर जो पुष्कर सिंह धामी है अपने कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करते हैं। और सभी के नजरें इसी बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार कब जाकर ये विभागों का बंटवारा होता है। रोजाना जो है वो ये उम्मीदें मंत्रियों की भी जगती है कि आज उन्हें विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 3-4 दिन हो गए और अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, उससे लग रहा है कि कुछ इंतजार यहां पर और करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से कल देखने को मिला है कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी जो ऋषिकेश से विधायक चुनकर आए हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो कैबिनेट में शामिल है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको विधानसभा सत्र के दौरान जो है संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस बात से अब ये संकेत नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि अब जो विभागों का बंटवारा है वो जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है, जिसमें अनुपूरक बजट आना है 4 महीने का, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करें। क्योंकि एक बात साफ समझी जा सकती है कि यदि अगर पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा सत्र से पहले यदि अगर विभागों का बंटवारा करना होता तो वो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनको न सौंपते। तो इस बात से अब जो है वो चर्चाओं का बाजार भी यहां पर गर्म हो रहा है कि आखिरकार क्या अब विधानसभा सत्र के बाद ही जो विभागों का बंटवारा है वो होगा। और उम्मीद भी अब यही की जा रही है क्योंकि 29 तारीख से जो है वो सत्र होना है और अब कल का समय बचा हुआ है, 28 तारीख का समय बचा हुआ है। और आज जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि रविवार के चलते अब लोगों की आशंकाएं कम है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाए। अगर कल विभागों का बंटवारा नहीं होता है तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो है वो जो सत्र है उसी के बाद विभागों का बंटवारा होगा। और प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री बनाए जाने से इस बात के साफ संकेत मिल गए हैं कि विभागों का बंटवारा अब बाद में ही हो सकता है। जी मनीष, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग सीएम किसके साथ साझा करेंगे? क्या कोई नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उन्हें लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी अपने पास भारी भरकम विभाग रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। और क्योंकि पिछली बार जब पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो अमूमन जो बड़े विभाग जो होते हैं मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। उसमें पीडब्ल्यूडी हुआ, ऊर्जा हुआ, ज्यादातर आबकारी विभाग भी मंत्री जो मुख्यमंत्री वो अपने पास रखते हैं। तो ये तमाम वो बड़े विभाग थे जो पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास नहीं रखे थे। आबकारी यशपाल आर्य को दे दिया था, पीडब्ल्यूडी
जो है सतपाल महाराज को दे दिया था, ऊर्जा विभाग जो है वो हरक सिंह रावत को दे दिया था। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो भारी भरकम विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस पर सभी की नजर है। लेकिन चर्चाएं इस बात की भी हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपने पास ज्यादा विभाग रखेंगे, ताकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो जो पुष्कर सिंह धामी है वो मुख्यमंत्री के नाते उन्हीं विभागों को आगे मंत्रियों को दें, ताकि किसी मंत्री के विभागों में यदि कटौती की जाती है तो उसके बाद जो है वो ये संदेश जाता है कि मंत्री के कद को कम किया गया है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि हर मंत्री को एक दो बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। बड़े जो कद के मंत्री हैं, जैसे पिछली बार सतपाल महाराज नाराज हो गए थे तो उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया था। तो अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि सतपाल महाराज जैसे कद जो उनका है उनको कितना बड़ा विभाग दिया जाता है, या प्रेमचंद अग्रवाल जो पहली बार मंत्री बने उन्हें किन विभागों को यहां पर दिया जाता है। तो नजरें इसी बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार कौन कौन से विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं और जो बड़े विभाग हैं, जो मंत्री हैं, उनको किन विभागों को मंत्रियों को दिया जाता है। जी मनीष, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि युवा चेहरे के तौर पे सौरभ बहुगुणा जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल है, क्या लगता है आपको उन्हें क्या विभाग दिए जा सकते हैं? देखिए, सौरभ बहुगुणा को लेकर जो चीजें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं विभाग बंटवारे को लेकर, वो लगभग इस तरीके से चल रही कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी ऑलरेडी इस बात की चर्चाएं थी कि प्रेमचंद अग्रवाल को दी जा सकती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो पिछले 5 साल रहे, विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बखूबी निभाई थी और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल को जो है संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने अभी उन्हें जिम्मेदारी दी है वो केवल विधानसभा सत्र तक के लिए दी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ये विभाग दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी विकास विभाग दिए जाने की उनको चर्चाएं हैं। तो कुछ जो ऐसे विभाग हैं, जैसे बंशीधर भगत के पास जो विभाग थे अभी तक, वो प्रेमचंद अग्रवाल को दिए जा सकते हैं। जो चर्चाएं हैं वो इस बात की है कि जैसे यशपाल आर्य की जगह चंदन रामदास कैबिनेट में आए हैं, तो जो विभाग लगभग यशपाल आर्य के पास थे, समाज कल्याण, परिवहन, वो विभाग जो है वो चंदन रामदास को दिए जा सकते हैं। और चर्चाएं इस बात की भी हैं कि जो सौरभ बहुगुणा हैं, युवा यहां पर चेहरा कैबिनेट में है और जो खेल विभाग उन्हें दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो अरविंद पांडे के विभाग थे वो सौरभ बहुगुणा को दिए जाने की भी चर्चाएं, और ये भी चर्चाएं कि अगर यदि खेल विभाग अगर सौरभ बहुगुणा को दिया जा सकता है तो हो सकता है कि जो शिक्षा विभाग है वो भी सौरभ बहुगुणा को दिया जा सकता है। और बाकी जो पुराने मंत्री है, क्योंकि जैसे रेखा आर्य हैं, रेखा आर्य एकमात्र महिला कैबिनेट में है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग उनका बनता है कि उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग दिया जाए, और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग फिर से मिलेगा। तो ये तमाम जो चर्चाएं हैं जो विभागों को लेकर, लगभग अंतिम रूप यही होगा। लेकिन जो मेन विभाग के साथ और विभाग इन्हें ऐड करने होंगे मुख्यमंत्री को, वो उस पर मंथन चल रहा है कि आखिरकार उन्हें क्या विभाग दिया जा सकता है। जैसे सुबोध उनियाल को जो कृषि उद्यान उनके पास है, तो उम्मीद की जा रही है कि उन्हें कृषि उद्यान मिल सकता है और उसके साथ कोई और विभाग दिया जा सकता है। चर्चाएं इसको लेकर भी हैं क्योंकि जिन मंत्रियों ने पिछले 5 सालों में बेहतर काम अपने विभागों में किया है, यदि अगर वही विभाग उन्हें आगे भी दिए जाते हैं तो जो होमवर्क हुआ, जो काम उन्होंने किए, उनको आगे बढ़ाने का मौका भी उन्हें उस विभाग में मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश में सरकार के साथ मंत्रिमंडल भी तय हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। बता दें 29 मार्च से सत्र बुलाया गया है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी विधायक को नहीं सौंपी। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को ही सौंपनी है या फिर किसी और पर दांव खेला जाएगा, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY की अवधि 6 महीने बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से समाज के गरीब तबके को फायदा मिलेगा। बता दें कोरोना काल में इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू किया गया था। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी भूषण शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पहुंची। यहां विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मैंने आज अभी अपना कार्यभार संभाला है स्पीकर के तौर पर, और सबसे पहले पूजा करने के बाद मैं सीधे स्मारक स्थल पर, शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची हूँ और अपने शहीदों को नमन करके अब मैं अपना कार्यक्रम आगे कार्य करूँगी। इसलिए शहीदों को नमन करने के लिए मैं यहाँ पहुँची।
2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह करीब 10:30 बजे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्य सेवा प्रेम मिशन के रजत जयंती के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के लिए रवाना हुए। बता दें कि शनिवार को देवभूमि आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। उधर थैलीसैंड से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, प्राथमिक विद्यालय कुंडेलथ के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार स्कूल के वक्त में शिक्षा के मंदिर में शराब पिए हुए धुत नजर आए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार एक ऐतिहासिक काम करने की तैयारी में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सीएम धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट में ही इस बात का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्या वो इसे लागू कर पाएंगे? देखिए खास रिपोर्ट। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच चुके सीएम पुष्कर सिंह धामी एक नया ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में हैं। धामी सरकार उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही सीएम धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट ने समिति गठन का फैसला भी ले लिया है। ऐसा है कि जब मैंने इसको संकल्प के रूप में जब हमने लिया था, तो उस समय बहुत सारे बिंदु आए थे, बहुत सारी तरफ से, चारों तरफ से बातें उठ रही थी कि ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से किया जा रहा है। ये चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तराखंड और देश की समग्र मैं कहूँ कि प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, सबको समान अवसर देने के लिए हम इसको लागू कर रहे हैं और जल्दी ही जो है इसका मतलब। समान नागरिक संहिता को लेकर खुद पुष्कर सिंह धामी कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतदान से ठीक पहले खुद सीएम धामी ने एक वीडियो रिलीज कर इस बात का ऐलान किया था। सरकार में वापसी करते ही सीएम धामी ने अपने वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया। जिस समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, वो बीजेपी का पुराना सपना है। बीजेपी इस मसले को सबसे पहले 1989 में लेकर आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। इस लिहाज से देखें तो जिस समान नागरिक संहिता को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लागू करने की कोशिश में है, उस कोशिश को सीएम धामी अमली जामा पहनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भले ही राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, लेकिन सच ये भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत से लगाकर कई राज्यों की हाई कोर्ट्स भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में दिखती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से होगा क्या? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, यानी समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोग एक ही कानून की परिधि में आ जाएंगे। शादी, तलाक से लगाकर संपत्ति और गोद लेने जैसे मसलों के लिए किसी पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने में एक पेच भी है। जानकारों के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं, लेकिन वहीं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का मतलब राज्य और केंद्र सरकारें दोनों को माना गया है। इस लिहाज से देखें तो किसी राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला देश की संसद में ही लिया जा सकता है। हालांकि इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दरअसल आजादी से पहले गोवा पुर्तगाल शासन के अधीन था। उस दौरान पुर्तगालियों ने वहां समान नागरिक संहिता लागू की थी। आजादी के बाद गोवा के भारत में विलय के बाद भी गोवा में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था को लागू रखा गया। हालांकि देश के किसी अन्य राज्य में आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र में भी बीजेपी सरकार होने से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम धामी के फैसले पर भारत की संसद भी मुहर लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ उत्तराखंड के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे,
बल्कि पूरे देश में भी जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होगी, पुष्कर सिंह धामी का नाम जरूर लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी अब राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पद और गोपनीयता की शपथ भी वो ले चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उनके 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, यानी सरकार बन चुकी है। सरकार के साथ मंत्री भी बन चुके हैं। तो अब बात वादों की जा सकती है। जी, वही वादे जो चुनाव में बीजेपी ने किए थे। चुनाव में जीत के बाद धामी सरकार के सामने इन चुनावी वादों को निभाने की जिम्मेदारी होगी। आखिरकार वो जो वादा किया गया है, क्या वो निभा पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को पूरा करने की होगी। बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए, उनमें राज्य में सड़क से लेकर खेत खलियान तक के लिए सुनहरे सब्ज बाग दिखाए गए हैं। वहीं कई तरीके की कैश, सब्सिडी और अन्य रियायतों का जिक्र भी किया गया है। बीजेपी के कुछ अहम चुनावी वादों पर एक नजर डालिए। राज्य के किसानों को पीएम किसान निधि की ही तरह हर साल 2000 रुपए की सीएम किसान निधि देने का वादा। राज्य के गरीब परिवारों को साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को आर्थिक मदद देने का वादा। पर्वतीय इलाकों में हर गर्भवती महिला को 40,000 रुपए का मातृत्व अनुदान देने का वादा। विधवा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का वादा। वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 3600 रुपए करने का वादा। तीर्थ यात्रा के लिए 10,000 रुपए की सब्सिडी देने का वादा। राज्य के लोक संगीत वादकों को 3000 रुपए की मासिक सहायता का वादा। राज्य के वाद्य यंत्रों को बजाने वाले बुजुर्ग वादकों को 5100 रुपए की पेंशन का वादा पूरा करना है। इसके साथ ही बीजेपी ने तमाम अनुदानों और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी में इजाफे का ऐलान भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। इसके साथ ही राज्य में सड़क, अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट जैसी सेवाओं के विस्तार और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का वादा भी चुनावी घोषणा पत्र में किया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि राज्य की डगमगाती वित्तीय व्यवस्था के बीच इन चुनावी वादों को पूरा करना क्या संभव हो पाएगा, क्योंकि राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 31% तक पहुंच चुका है। बजट का 32% से अधिक हिस्सा वेतन और भत्तों में खर्च करने के बाद राज्य सरकार के पास इन वादों को पूरा करने का पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार अपने ही वादों को पूरा करने के लिए फिर एक बार कर्ज लेने का रास्ता निकालेगी या फिर कोई और तरकीब निकाली जाएगी? फिलहाल धामी सरकार के सामने अपने ही वादों को पूरा करने की चुनौती है। राज्य के वित्तीय हालातों को देखें तो ये चुनौती और बड़ी लगती है, लेकिन जनता के लिए ये चुनौतियां दीगर हैं। वो तो यही कहेगी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रुड़की के आसफ नागर गांव में विद्युत विभाग के अधिकारियों को बकाया ना चुकाने के एवज में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के घर के बाहर लगा मीटर उतारना भारी पड़ गया। इस दौरान विद्युत टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से मंगलौर कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई गई। बता दें, विद्युत विभाग के SDO अरशद के मुताबिक टीम बिल का भुगतान न होने पर कार्यवाही के लिए गाँव पहुंची थी। अधिकारी अरशद अली, जैसे मार्च का महीना चल रहा है, हमारा वसूली अभियान चल रहा है, तो आज मैं और मेरी टीम के साथ जो है आसफ नगर गांव में वसूली अभियान के लिए चले। तो हमने कुछ लोगों से वहाँ वसूली भी करी और जब हम एक घर पे पहुँचे, उस घर में जो है 40,000 रुपये का बकाया था। उसका पहले से 2 हफ्ते पहले से कनेक्शन कटा हुआ था, लेकिन मौके पर बिजली चोरी कर रहा था। तो हमने उसका मौके से मीटर उतार कर अपनी गाड़ी में रख लिया गया और 1-2 और कनेक्शन काट के फिर हम जैसे ही गाँव से बाहर आए तो जिसका मीटर था उसका पुत्र सोनू और सोनू का भाई विकास ने जो है फ़ोन करके कुछ लोगों को आसफ नगर पुल पे बुला के मेरी गाड़ी रोक ली और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें से जो मीटर मैंने निकाला था वो जबरदस्ती छीन के ले गए। कीर्तिनगर में अवैध खनन जोरों शोरों पर चल रहा है। खनन माफिया नदी में घुसकर मानकों के विपरीत अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे खनन पर अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी सोनिया पंत का कहना है कि सभी को पट्टे में धर्म कांटा लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही जल्द खनन अधिकारी खनन पट्टों की जांच भी करेंगे।
देखिए, अभी तक तो देर रात वाली जब भी कोई शिकायत आई, हमने क्रॉस चेक करवाया था, तो ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था। और जो आप वो वेइंग स्केल वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका बह गया था, जो एक वहाँ पर आ रहा था, तो उसमें खान अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच भी की थी और वो कह रहे हैं वो लोग नया उस पर तैयार करवा रहे हैं। वहाँ भूमि को लेकर के कुछ उनका था कि जहाँ वो बनाना चाह रहे हैं, वो लैंड पर कोई आपत्ति कर रहा है कि वो मेरी लैंड है, तो उस पर तहसीलदार है उनको निर्देशित किया गया है और खान अधिकारी भी वहाँ पर चेक कर रहे हैं। नैनीताल के डीएसए मैदान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के आयोजन होने पर विरोध कर रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीएसए मैदान पहुंचकर नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी है कि स्थानीय व्यापारियों की प्रदर्शनी में स्टॉल लगा रहे व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है। उधर कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में घूमने का प्लान बना रहे लोगों का सफर थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बता दें, काठगोदाम में मौजूद कलसिया पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। वाहन अब कालाडूंगी से होते हुए भीमताल और भवाली से गुजर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो कलसिया का पुल है वो आपका एक पुल काम कर रहा है, एक डैमेज हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए हैवी ट्रैफिकों को 10 से 5 तक के लिए आपका आवाजाही उनकी की गई है। इसके अतिरिक्त बाकी समय उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ट्रैफिक सीजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब पर्यटन का सीज़न आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक जो है फतेहपुर से लेकर के आपका पटवा डांगर तक की रोड का एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें डीएम साहब द्वारा बताया गया है कि उसका जल्दी ही जो है डामरीकरण किया जाएगा, जिससे जो है रूट डाइवर्जन का प्लान सुचारू रूप से चल सके। साथ ही हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने पुलिस बहुउद्देश्य भवन में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक सेल की शुरुआत की। इस भवन में सीपीयू, यातायात सेल, साथ ही ट्रैफिक आई ऐप के जरिए काटे गए चालान का निस्तारण किया जा सकेगा। नैनीताल शहर में छोटी छोटी पार्किंगें चिन्हित की गई हैं, जिसको इस सीजन में लागू किया जाएगा। और अगर ट्रैफिक का लोड ज़्यादा बढ़ता है तो रूसी बाईपास से डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। इसमें मई तक का इनके द्वारा बताया गया है। जो अस्थायी पुल जो इस समय बन रहा है, बनाना शुरू कर रहे हैं, उसको मई तक ये हमें हैंड ओवर कर देंगे। उधर रुद्रपुर में अलग अलग जगहों पर हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी दी कि वार्ड 19 खेड़ा निवासी, साथ ही वार्ड 23 में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। मिली तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। शातिर चोरों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। 2022 खेड़ा में अनिल कुमार की तारीख में एक घर में चोरी का मुकदमा क्राइम नंबर 155/22 380 457 को पंजीकृत किया गया था। इसी तरीके से कल दिनांक 25 मार्च 2022 को मुकेश कुमार की तारीख में एक क्राइम नंबर 189 380 457 रामपुरा में पंजीकृत हुआ। हमारी लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा इंस्पेक्टर रुद्रपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा एसओजी सीआईओ मदद से सीसीटीवी वगैरह की मदद से 3 अभियुक्तों को पकड़ा। उधर लोहाघाट में नमामि गंगे अभियान के तहत शहर की शैक्षिक संस्थानों के साथ 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों ने भी जागरूकता रैली अभियान में हिस्सा लिया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने नदियों की साफ सफाई के लिए आम जनता को भी जागरूक किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारे यहाँ, ये भारत केंद्रीय मंत्रालय जो कि भारत सरकार का है, उत्तराखंड सरकार का है, उनकी ओर से ये गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के अंतर्गत ये हमें हमारे कॉलेज को नोडल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 16 तारीख से 31 तारीख तक मार्च में ये गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। 2022 हमारे कॉलेज को सौंपा गया कि इसमें आप ये स्वच्छता अभियान चलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी सरकार के गठन के 4 दिन बाद भी नहीं बटे विभाग, तेज हुई चर्चा। युवा और बुजुर्ग मंत्रियों में सामंजस्य बिठाना सीएम धामी के लिए होगा बड़ी चुनौती। सदन में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, अब तक तय नहीं कर पाई कांग्रेस। प्रीतम सिंह रेस में सबसे आगे। हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के रजत जयंती कार्यक्रम में की शिरकत।
और थैलीसैंड से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। शराब के नशे में धुत क्लास ले रहे हैं मास्टर, लोगों में नाराजगी।